हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुणराज सिंह और स्वागत है आप सभी का आज हमारी सेकंड वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 के कुछ और क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको गिवन है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप। आई कैप डिनोट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को। Find the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane. फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है, फिर क्वेश्चन का एक और पार्ट है। क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है, हमें फ्लक्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर से जिसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, उसका साइड का डायमेंशन दिया हुआ है, whose plane is parallel to the YZ plane। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। इसको आप 3D में इमेजिन करिए। ये एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड बाहर की तरफ को। तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आप देख सकते हैं इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। ये ना ही एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना ही वाई पे, ना ही जेड पर, क्योंकि अगर हम इसमें कहीं भी मूव करेंगे तो हमारे कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले हैं। ओरिजिन पे होंगे तो तीनों जीरो, यहाँ गए होंगे तो एक्स वाई की वैल्यू बदल रही है। तो मतलब बेसिकली हमारे कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे अगर हम यहाँ कहीं घूमेंगे, पर हम हमारे कोऑर्डिनेट बदलने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को। देख लीजिए, ना ही एक्स पे डिपेंड कर रही है, ना ही वाई पे और ना ही जेड पे। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी है, कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में, मीनिंग ये है हमारा एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। ओके, अब क्या दे रखा है, हमसे पूछा है एक स्क्वायर है जिसका साइड का डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर और उसकी प्लेन स्क्वायर की प्लेन जो स्क्वायर होता है पैरेलल है YZ प्लेन के। अब YZ प्लेन कौन सा है अपना, Y एंड Z। Y ये वाली एक्सिस एंड Z ये वाली एक्सिस। तो YZ प्लेन हमारा ये प्लेन हो गया, जिस प्लेन में खड़ा हुआ हूं ऐसे, ये प्लेन हमारा कौन सा हो गया, YZ प्लेन। तो हमारा जो स्क्वायर है वो YZ प्लेन में है। कैसे बनाएंगे उसको, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरीके से स्क्वायर रखा हुआ, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इस टाइप से स्क्वायर रखा हुआ, ये YZ प्लेन में एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और YZ प्लेन में हमारा स्क्वायर है। इस स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, सिंस ये स्क्वायर है। अब क्या पूछा है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस स्क्वायर के थ्रू। अब देखिए, इसके लिए हमें कुछ नॉलेज की जरूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका E डॉट A, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A इज द एरिया वेक्टर ऑफ दैट एरिया जिसमें से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। फ्लक्स क्या होता है, E डॉट A। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना भी आता है। वैसे जनरली फॉर्मूला होता है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA, छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन। असली फॉर्मूला ये होता है, बट जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आएगी और यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ DA, छोटे छोटे एरिया, जो DA एलिमेंट है एरिया के, छोटे छोटे एरिया जोड़ के आपका फाइनली क्या बनेगा, वो पूरा एरिया जिससे आपको फ्लक्स निकालनी है। तो उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, A। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कहने का मतलब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो हम इस फॉर्मूले की जगह इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और आप इस फॉर्मूले को आप जानते भी होंगे, राइट। तो बेसिकली इसको हम इरेज कर लेते हैं। जी, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला हमको लगाना है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ओपन कैसे होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ। इनके बीच एंगल क्या है, थीटा, राइट। तो हमें फ्लक्स के लिए फॉर्मूला तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें सामने दिखाई दे रहा है। इसमें आप वैल्यू रखवा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। बट अभी एक दिक्कत है, इसके लिए हमें एक और नॉलेज की जरूरत है। क्या, ये जो ए की हम बात कर रहे हैं, ये जो ए की हम बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर, इसके बारे में कुछ खास बात है। एरिया वेक्टर के बारे में खास बात यह है कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई
प्लेन है तो उसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा, कभी सोचा नहीं। सबको पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम सबको पता है एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट कभी हमने सोचना जरूरी नहीं समझा इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट। जैसे अगर ये बोर्ड है, बोर्ड का प्लेन हमको सबको नजर आ रहा है, इसका एरिया अगर मैं पूछूं दिस इज 4 फीट एंड दिस इज 3 फीट, तो हम क्या बोलेंगे 4 इंटू 3 12 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। 12 स्क्वायर फीट तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं सोचा, तो इसका डायरेक्शन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर। अगर ये क्लोज फिगर है, आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो एरिया वेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एरिया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो बाहर या फिर अंदर की डायरेक्शन में, पर परपेंडिकुलर होगा इसके सरफेस से। इसके सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर आप जब भी जिस भी सरफेस की बात करेंगे एरिया वेक्टर की, आप कैसे लेंगे, उसके परपेंडिकुलर होगा उसका एरिया वेक्टर, राइट, एंड मैग्नीट्यूड जो एरिया का होता है। कहने का मतलब अगर हम बात करें इस स्क्वायर के एरिया वेक्टर का, तो इसका प्लेन ऐसे रखा हुआ है, इमेजिन करिए इसका प्लेन कैसे रखा हुआ है, मैं नोटबुक से बताता हूं। ये अज्यूम करो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के तरफ इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, मैंने बताया था परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, उस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ ही होगा। तो कहने का मतलब इसका एरिया वेक्टर अगर हम कहें ए, तो वो भी इधर होगा एंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इस ही डायरेक्शन में। ओके, इतना क्लियर हमको पहले से होना चाहिए कि एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो यहां पे अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 डिग्री। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं बहुत बार, वो क्या सोचते हैं, ऐसे करके हमारा जो प्लेन रखा हुआ है वो ये है जिसमें से हमें फ्लक्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच क्या एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री। बहुत लोग यहाँ पे 90 रखवाते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। रीजन, हमको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रखना है, ना कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, राइट। फॉर्मूले में आप क्या लिख रहे हैं, ई डॉट ए, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ए क्या है, एरिया वेक्टर, ये सब कहते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ई ए कॉस थीटा, आप जो थीटा बोल रहे हो वो इन दोनों के बीच का एंगल तो होगा, राइट। थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से उधर है, 0 डिग्री होगा। सरफेस को भूल जाना, सरफेस को याद मत रखो, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसका सेकंड पार्ट हमसे वो ही करा रहा है, इस चीज को और अच्छे से क्लियर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या, हमारे पास सारी चीज है, ए की वैल्यू है, जी हाँ है, ए की वैल्यू, ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी, अगर आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो आपने पता कर लिया, उस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस, एरिया कितना होगा, सिंस इसकी साइड है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है 0.1 मीटर लिख सकते हैं, तो 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 0.01 मीटर स्क्वायर, यह है ए की वैल्यू। तो देखिए अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जरूरत है वो सारी चीजें हैं। पहली है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके, यूनिट न्यूटन पर कूलम, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए एरिया, एरिया इज अभी कैलकुलेट करा है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, राइट, एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री, जो कि क्या होता है, cos 0 इज 1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या फिर इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वेबर, फ्लक्स की यूनिट वेबर। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया, दिस इज आंसर फॉर आवर फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसको नोट करते हैं और फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर प्लेन एक्सिस से कितना एंगल बनाए, 30 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम क्या डायग्राम को बना लें विद द एक्स एक्सिस। आप ये समझ लीजिए जो प्लेन था वो अभी ऐसे रखा हुआ था, अगर वो 30 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाए तो वो कितना फ्लक्स होगा। तो आप उसको फिर से अज्यूम कर सकते हैं कि अज्यूम करो फिर से कि ये क्या है, हमारा वही स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, उस डायरेक्शन में। अभी ऐसे था, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि इफ द प्लेन, इसका जो प्लेन है
ध्यान देना इस वर्ड पे, इसका प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किधर था, उधर। अब इसकी प्लेन इससे कितना एंगल पे झुक जाए, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाए, 30 डिग्री। तो बस यही डायग्राम आप सोच लीजिए कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी और इसका प्लेन को ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक ऐसे करके झुका हुआ है तो इसी प्लेन में बट झुका हुआ। और इस बार, हाँ इस बार ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये पूछा है, फ्लक्स बताना इसी के थ्रू। कई बार क्या होगा आपके माइंड में आएगा कि हम इस बार क्या लिखेंगे, cos थीटा की वैल्यू 0 की जगह 30 डिग्री रख लेंगे। बट रुको जरा, क्या बोला है, प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमको किसका एंगल चाहिए होता है, जब भी हम नेट फ्लक्स निकालते हैं तो हम लिखते हैं E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अभी मैंने बताया थीटा किन के बीच का एंगल था, इन दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, सरफेस के बीच का एंगल नहीं, प्लेन के बीच का एंगल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गई, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। अगर प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रही है और एरिया वेक्टर किधर होता है, परपेंडिकुलर, तो आपको क्लियर होगा कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमें यहाँ 30 ना लेके 60 डिग्री का एंगल लेना है। अब आंसर आपके सामने, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, वही सेम दे रखी है, न्यूटन पर कूलम। इंटू एरिया भी हमारा वही है, अभी हमने पहले कैलकुलेट करा था, 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। cos 60 की वैल्यू हाफ, तो यहां से हमारा आ जाएगा ये 50/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, और वी कैन से 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वेबर, फ्लक्स यूनिट वेबर। ये है हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे बोर्ड का, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इस सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हर दूसरे साल में रिपीट होते हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिलेगा और डिफरेंट एंगल कर दिया जाएगा, एग्जैक्टली सेम। अभी मैं जब इसका प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था तो करीब 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है विद इन 2 और 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कैसे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदली जाएगी, एंगल बदल जाएगा और सेम क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। तो इसको देख लीजिए। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स जिसकी लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू हमको गिवन है आई कैप डायरेक्शन में। कहने का मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, आई कैप डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वही है यहाँ पर भी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। बट एक चीज देखने वाली है कि ये यहाँ पर एक्स पर डिपेंड कर रही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग से लिख ले रहे हैं, कितनी है, 50x आई कैप। डायरेक्शन तो आई कैप है बट ये एक्स पे क्या कर रही है, डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। कहने का मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 50, एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100। कहने का मतलब अगर एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, हम अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। अगर हम ओरिजिन की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो अगर हम 0 रखवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। कहने का मतलब ओरिजिन पर आने वाले किसी भी पॉइंट पर, ओरिजिन के प्लेन में आने वाले किसी भी पॉइंट पर जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर हम ओरिजिन से 1 मीटर आगे बढ़ गए, 1 मीटर आगे, ये जो सरफेस दिख रहा है, लेट अस सपोज इसका नाम है A और इसका नाम है B, क्रॉस सेक्शन A एंड क्रॉस सेक्शन B। अगर हम क्रॉस सेक्शन A की बात करें तो A यहां से कितना आगे है, अगर आप A के कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो जो भी हो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका 1 मीटर आगे। जब आप एक्स की वैल्यू 1 रखवाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 50। सिमिलरली अगर आप B की बात करो, ये यहां से कितना आगे है, 1 एंड 1, 2 मीटर आगे है। B का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2। तो अगर आप B प्लेन की बात करोगे तो B के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। एक्स बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बदल जा रही है। तो अब हमको पूछा गया क्वेश्चन में, देखते हैं। हमने पूछा है नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स बताना है। तो आप बताइए, सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर में कितने सर्फेसेस हैं, एक तो फर्स्ट सरफेस A है, एक क्रॉस सेक्शन B है, एंड लेट अस सपोज कर्व्ड सरफेस को हम C कह दे रहे हैं। कर्व्ड सरफेस हमारा क्या है, तो हम कहेंगे सिंस, अच्छा अज्यूम करो पहले
कि ये जो सिलेंडर है इसको मैं सिलेंडर ये मार्कर में एज्यूम करूं, दिस मार्कर इज दिस सिलेंडर। नाउ इमेजिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो क्लियर है, मैग्नीट्यूड तो बदल रही, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके कर्व सरफेस को कट करेगी या छूते हुए निकल जाएगी? इस वाले सरफेस को जो इस तरफ है क्रॉस सेक्शन उसको कट करेगी, उधर वाले क्रॉस सेक्शन उसको कट करेगी, बट कर्व सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं करेगी। एंड अगर मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो आप ये सोचिए कर्व सरफेस का एरिया किधर लोगे, अभी बताया परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, तो इससे कर्व सरफेस अगर इस टाइप का कर्व सरफेस है तो परपेंडिकुलर बाहर एरिया किधर होगा, इस तरफ या फिर इस तरफ, समझ रहे हो, रेडियली आउटवर्ड। अगर हम ऐसे बात करें सिलेंडर की इस तरफ से तो ये एरिया होगा बाहर की तरफ। सिमिलरली इस साइड में उस साइड में अगर ये इस टाइप से सिलेंडर है, मार्कर को समझो, इस सिलेंडर है, इस टाइप का सिलेंडर है, तो इससे इधर हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड क्या होगी, इसका एरिया वेक्टर। तो आप ये सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन एक्स डायरेक्शन, और इसका एरिया वेक्टर कोई सा भी उठाओगे कर्व सरफेस का तो हमेशा इसमें से किसी डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो जब एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के लिए आप लिखेंगे फॉर सी दिस कर्व सरफेस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब 90 डिग्री होगा तो अगर आप सी के लिए फ्लक्स थ्रू सी निकालेंगे तो फ्लक्स थ्रू सी कितना आएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, अगर थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, एंड सिमिलरली ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो सी में से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, कहने का मतलब कर्व सरफेस में से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो फिर फ्लक्स निकलेगा किसमें से, ए में से और बी में से। अब ए और बी का फ्लक्स और निकाल दे रहे हैं और नेट फ्लक्स हमसे पूछा है, समझ में आ रहा है। फ्लक्स थ्रू सी इक्वल टू 0, फ्लक्स थ्रू सी हमें 0 मिल गया। अब ए और बी का कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एरेज करते हैं, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब देखिए फॉर ए, अगर हम ए पॉइंट की बात करें, दिस ए क्रॉस सेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 50 एक्स आई कैप, जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। ए पर एक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा 1, अभी हमने डिस्कस करा ए पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू एक्स की वैल्यू 1 एंड आई कैप जो था, तो हम ई ए की वैल्यू क्या कहेंगे 50 न्यूटन पर कूलम, राइट। अब जो ए क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया वेक्टर, दिस ए एंड दिस ए इज डिफरेंट। ए जो क्रॉस सेक्शन है, इस ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, तो हम कहेंगे इसका एरिया है, हमको पता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। आई होप ये आप समझते हैं। अब ई हो गया, ए हो गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, थीटा निकालना है ना, थीटा के लिए हमें इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। आप खुद सोचिए अगर इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इससे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, एग्री करते हो, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के लिए। है कितना एरिया, ये रहा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर है, उधर, इधर इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर इधर, इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, जैसे यहां से फील्ड जा रही होगी उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो अब क्या फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सारी चीजें हैं हमारे पास, जी हाँ। फ्लक्स थ्रू ए में से फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए इंटू एरिया ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए अभी हमने निकाला 50, एरिया वेक्टर कितना आया 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है -1, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे 125 इंटू 10 टू द पावर -3 और 8 -1, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना, माइनस का 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या फिर इसी को वेबर बोलते हैं। तो ये हमें फ्लक्स थ्रू ए मिल गया है, राइट।
सो नाउ हमारा फ्लक्स थ्रू ए कितना है, फ्लक्स थ्रू ए कितना है, नेगेटिव आया है माइनस का 0.125। ओके, यूनिट ध्यान रखना वेबर होती है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स थ्रू बी, इसको इरेज करते हैं एंड फ्लक्स थ्रू फॉर सरफेस बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितनी होगी, 50 एक्स आई कैप है, तो 50 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बी पर कितना है, बी पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 and 1 2 है, ये 2 मीटर आगे बन गया। एक्स की वैल्यू कितनी है पूरे बी पर 2, तो एक्स की वैल्यू आप जब 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड एरिया इसका भी कितना है, एरिया बी वाले का भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। एंड थीटा की अगर हम बात करें, अगर हम थीटा की बात करें, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, अब आप बताइए, ये रहा जो हमारा सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना, राइट। अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि इस साइड भी क्यों लिया, तो आपको बता दूं, क्लोज 3D ऑब्जेक्ट्स का, क्लोज 3D ऑब्जेक्ट्स का एरिया हम नॉर्मली तो लेते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली, लेकिन आउटवर्ड्स लेते हैं। क्लोज सरफेस का एरिया किधर लिया जाता है, आउटवर्ड्स। जब मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि आउटवर्ड्स क्यों लेते हैं। ओके, तो अभी के लिए अभी समझ लेते हैं कि क्लोज 3D ऑब्जेक्ट्स का एरिया हम परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स लेते हैं। तो अगर ये सिलेंडर है तो आउटवर्ड्स ही होगा, जो भी एरिया होगा बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली, तो इस वाले सरफेस पे बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली, और इस वाले सरफेस का एरिया बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में देखिए, एरिया भी उसी डायरेक्शन में। थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया भी उधर, थीटा कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम थीटा कितना लेंगे 0 डिग्री। अब हमारे पास सारी चीजें हो गई, हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू बी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बी इंटू एरिया वेक्टर ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बी कितना है 100 इंटू एरिया किसका कितना है, इसका सेम है 25 इंटू 10⁻⁴ एंड कॉस 0 हम लिखेंगे कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1, तो दिस इज नथिंग बट 0.25 प्लस का न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, राइट, या फिर वेबर। तो हम कहेंगे फ्लक्स थ्रू सी कितना आया हमारा, फ्लक्स थ्रू सी आया प्लस का 0.25, राइट, वेबर। फाइनली हमसे पूछा गया था नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा इन तीनों का सम, इन तीनों का सम नेट फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू 3 ही सरफेस है हमारे क्यूब में से, ये सिलेंडर में 3 ही सरफेस है, ए बी और सी, तीनों का हमने फ्लक्स निकाल लिया, सब जोड़ दो नेट फ्लक्स पता चल जाएगा। इसको अरेंज करते हैं, नेट फ्लक्स लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट, नेट फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू सी। तो फ्लक्स थ्रू ए कितना है हमारा माइनस का 0.125, फ्लक्स थ्रू बी कितना है प्लस का 0.25 एंड फ्लक्स थ्रू सी कितना है 0। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना है, पॉजिटिव टाइम्स ऑफ 0.125 वेबर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, राइट। नेट फ्लक्स हमको मिल गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट का आंसर बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। जब भी चार्ज पूछा गया, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जब भी आपसे सेम क्वेश्चन में चार्ज और फ्लक्स की बात हो, चार्ज और फ्लक्स की बात सेम क्वेश्चन में हो, तो एक बार गॉस लॉ के बारे में जरूर सोचना है। गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ कहता था नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही था गॉस लॉ। क्या है ये, बाय गॉस लॉ, राइट। क्या ये काम आ रहा है हमारे, पूछा क्या है, चार्ज एनक्लोज, जी हाँ ये हमारा सब्जेक्ट है, यही पूछा है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, जो वैल्यू हमको याद है। फ्लक्स नेट वही तो अभी भी निकाला, सब कुछ है, मिल गया। क्या निकालना था, नेट फ्लक्स की वैल्यू हम ये वाली रखवा देंगे, चार्ज हमको चाहिए इनक्लोज एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सबको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। नेट चार्ज इनक्लोज कितना होगा, नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बहुत जगह काम देगा, बहुत जगह। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड का ही है और ये बहुत बार रिपीट होता है सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए लेके आया, आई होप यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हमारी फ्लक्स की वैल्यू, नेट फ्लक्स की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी तो हो गया, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। इस टाइप का
और इस पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है ये सिलेंडर आपको थोड़े ओरिजिन के पास खिसका दे, आगे पीछे कर दे, ज्योमेट्री पकड़ो और आंसर इसका लिखो। और एक बात और कि अगर आप में से किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो हमारी, तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिए। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +4q एंड -q, दो चार्जेस हमको दे रखे हैं, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस, एक स्फीयर से जिसका रेडियस हमको दे रखा है और उसका सेंटर हमको दे रखा है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका सिमेट्री और ज्योमेट्री दोनों का मिलाकर है, आपको सिमेट्री ज्योमेट्री दोनों आना चाहिए इसके लिए। एंड क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीएसई 2013 का है। एंड सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, आप अगर उठा के देखेंगे तो 2013, 15 एंड 17 और शायद 14 में भी ये सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सेम मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देंगे चार्जेस का। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा, 2 मार्क्स में। तो हम देखते हैं इस पे करना क्या है। सबसे पहले इसको प्लॉट कर लीजिए आप ग्राफ पे, कहना क्या चाह रहे हैं ये सिचुएशन बना लीजिए। सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए इसका इस टाइप से। ओके, ये क्या है हमारा ओरिजिन 0, 0। कह रहे हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, +4q एंड -q। +4q a, 0 पे है। लेट अस सपोज ये पॉइंट कितना है, दिस इज a, 0। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है a। तो ये पॉइंट कितना है a, 0। यहां पर कितना चार्ज रखा है, प्लस का 4Q, ये चार्ज यहां पर रखा है। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, माइनस का q चार्ज रखा है -3a, 0 पे। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक। माइनस का 3a, ये पॉइंट मान ले रहे हैं कितना है, माइनस का 3a, 0। थोड़ा सिमेट्री और ज्योमेट्री का ध्यान रखना, यहाँ पे मत बना देना, माइनस का 3 दूर होगा उसके कंपेयर में, राइट। तो ये यहाँ पर क्या रखा है हमारा, माइनस का q चार्ज रखा है। अब क्या पूछा है, इन दो चार्जेस का सिस्टम हमको पता चल गया। हमसे फ्लक्स पूछा है थ्रू अ स्फीयर, एक स्फीयर जिसकी रेडियस दे रखी है 2a और उसका सेंटर कहां दे रखा है, ओरिजिन में। स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2a, सेंटर ओरिजिन लेके, ओरिजिन को एज अ सेंटर लेके 2a रेडियस का एक स्फीयर बना देते हैं। ये a है तो यहां कहीं आपका 2a होगा। तो ये कैसा स्फीयर है, ऐसा। अब एक बात बताओ, ये स्फीयर कहां से कट करेगा, 3a से, ये माइनस का 3a इससे पहले से, तो स्फीयर आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। एग्री करते हो बात को। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2a, इसलिए आपको थोड़ी ज्योमेट्री इसमें आनी चाहिए थी। समझ रहे हैं इसको। तो ये पॉइंट कितना है, ये आपका बेसिकली 2a, 0, राइट। तो कहने का मतलब इस सिस्टम बना के हमको पता चला कि जो 4q का चार्ज है वो इस स्फीयर के अंदर है और -q का जो चार्ज है वो इस स्फीयर के बाहर है। और सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हमने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, मतलब इस पैटर्न पे नहीं, इस कंसेप्ट पे, कि कुछ चार्जेस हमारे सरफेस के अंदर होते हैं और कुछ चार्जेस सरफेस के बाहर। तो करा क्या जाता है, एक चार्ज हमारे ये है, एक चार्ज ये है, तो जो हम बोलेंगे नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस स्फीयर विल बी चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन कहता है, ये कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ। ओके, चार्ज एनक्लोज्ड, ध्यान दीजिए एनक्लोज वर्ड क्यों लिखा जाता है, इनके अकॉर्डिंग जितना चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा सिर्फ वही यूज होता है। इसमें क्या होगा, नेट फ्लक्स चार्ज एनक्लोज, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ +q चार्ज है, ये वाला बाहर है। तो आपको थ्योरी पढ़ के समझ नहीं आता कौन सा लेना है, अंदर या बाहर, कौन सा चार्ज है, एनक्लोज कौन सा था, इसलिए इसका डायग्राम बनाना पड़ा, जिसके लिए हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। डायग्राम बन गया। अब हमको क्या देखना है कि कौन सा चार्ज इसमें एनक्लोज किया गया है। चार्ज एनक्लोज किया गया प्लस का 4q, तो प्लस का 4q हमारा चार्ज हो गया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, आपका आंसर यही होगा, यही होगा। ओके, इजी था, समझ आया, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। थोड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, बट ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब, इसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस क्यूब के अंदर, क्यूब को पूरा 3D में बनाते हैं। इस क्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या मीनिंग होता है, एक माइनस चार्ज होगा और एक प्लस चार्ज होगा, जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, मींस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को डायपोल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल इसके अंदर है, पूछ रहे हैं इसमें से नेट फ्लक्स कितना होगा। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे है। नेट फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज एनक्लोज्ड
डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें नेट चार्ज इनक्लोज हमको निकालना होगा और नेट फ्लक्स हमसे पूछा है, तो कितना होगा नेट चार्ज इनक्लोज। आप कहेंगे नेट चार्ज कितना है, इस किस में से निकालना है, क्यूब में से। क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है निकालते हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा 0। क्यों, इसके अंदर नेट चार्ज है ही नहीं, जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो गया इस केस में, इसमें हो गया 0। तो आपके फ्लक्स का आंसर कितना आएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा आपका 0 और इसका आंसर यही होगा। द नेट फ्लक्स, आप थ्योरी में अगर थ्योरी में आता है 1 मार्क्स, तो क्या लिखना है, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर which encloses an electric dipole will be 0 as the net charge enclosed by that cube is 0। इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से इसमें फ्लक्स कितना आएगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्री प्रोटॉन एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो वाला फ्री नहीं है, एक प्रोटॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मुफ्त, जी नहीं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो मूव करने के लिए फ्री हो। तो अ फ्री प्रोटॉन एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म फील्ड लिखा है, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। विच ऑफ द टू एक्सपीरियंसेस ग्रेटर फोर्स एंड ग्रेटर एक्सेलरेशन। क्या हमको पूछा है इसमें कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली है। कैसे बनती है, इक्वी स्पेस्ड लाइंस होती हैं जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, ये डिनोट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। कितनी वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हम इसको कितना मान लेंगे, ई है। जब साइंस है, कुछ नहीं दे रखा तो अज्यूम कर लो, मान लो, लेटर सपोज ये कितना है, ई। साइंस है, हिस्ट्री नहीं, थोड़ी देर बाद खुद ही आपको बता देंगी सही समझा गलत। तो इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, हमने ई मान ली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। इसमें 2 पार्टिकल्स की बात हुई है। पहला पार्टिकल क्या है हमारा, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोटॉन क्या होता है। अब 9th क्लास का लेक्चर है नहीं कि प्रोटॉन, आप सभी को पता होगा प्रोटॉन क्या होता है। चार्ज, अगर हम चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, आप कहेंगे प्लस का ई या फिर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आप सबको पता होगा। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा, माइनस का ई, जो कि होगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या आप बता सकते हैं ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं बट साइन अपोजिट है, राइट, इक्वल है बट साइन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। पूछा है कौन सा ग्रेटर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होती थी, फोर्स एक्सपीरियंस अपॉन चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। यहां से F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई। तो हम जिस भी पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर तो कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, हम कहेंगे माइनस का ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये कितना आया, माइनस का ई हो गई ई। और फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना दे रखा है हमारा, प्लस का ई होता है, दे कुछ नहीं रखा, ये हमको खुद ही लिखना था। कितना होता है, प्लस का ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी भी ई है, ये कितना है, प्लस का ई। क्या कह बता सकते हैं ये दोनों फोर्सेस सेम हैं, दीज आर सेम तो नहीं बोलेंगे, इक्वल फोर्सेस, दीज आर इक्वल फोर्सेस। सिर्फ कैसे हैं, एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। डायरेक्शन इनका अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस ग्रेटेड फोर्स, बोथ experiences equal force but in opposite direction, but in opposite direction. Both experiences equal force but in opposite direction. Both experiences force जो कि इक्वल होगा बट होगी कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इनमें से कोई भी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। रीजन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और सेम चार्ज है उनके। सेम चार्ज कहने का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है चार्ज का। अब आपको ये सब पता होगा कि अगर पार्टिकल हमारा कैसा हो, पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये इसको दर्शा रहा है कि इधर लगेगी फोर्स, और नेगेटिव पे किधर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन इसका इधर, इसका इधर, बट फोर्स की वैल्यू सेम ही होगी।
इतना आपको समझ में आया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा। तो यहां से हमें जो पता चला क्या, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि इनमें से किसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो कैसे निकालें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिलेट करने वाला कोई इसमें से ऐसा कोई चीज जिससे हम एक्सेलरेशन को रिलेट करें। जी हाँ, हमारे पास फोर्स दे रखी है, हमने अभी भी निकाली। तो फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करने वाला कोई कौन है, F इक्वल टू एम है। ये यहीं से मन खुश हो जाता है बस देख के, ये कुछ जाना पहचाना काम आया। ठीक, F इक्वल टू एम है। एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, फोर्स हम निकाल चुके हैं। कौन रिलेट करने वाला है इन सबको, मास। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास, इनमें क्या फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है एंड प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक, इसका मास अगर वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट नहीं भी पता है तो इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन बड़ा पार्टिकल होता है। देख लीजिए, इसका -27 के ऑर्डर का है और ये -31 के ऑर्डर, बहुत छोटी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर अप्रोक्स बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1800 टाइम्स छोटा होता है, 1800 टाइम्स छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटा। प्रोटॉन बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा, मास। तो यहां से आपको सिंपल ये पता करना है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना आपको पता होना चाहिए था। अगर ये नहीं याद है तो मैं ये नहीं कहूंगा वेल एंड गुड, ये आपको याद होना चाहिए, 12th में है। तो ये चीज को पता होनी चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, फोर्सेस कैसी आई, फोर्सेस आई हैं इक्वल। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल। आप कह सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज बराबर फोर्स ऑफ प्रोटॉन, सिंपल, सेम आया है पिछले क्वेश्चन में। अब क्या दे रखा है हमसे, पूछा एक्सेलरेशन के बारे में, तो इसको हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। F इक्वल टू एम ए बराबर होगा प्रोटॉन के केस में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, राइट, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अगर हम यहां से बात करें मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, राइट। ये समझ में आ गया, ये रिलेशन मिल गई। अब देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है, मास ऑफ प्रोटॉन, और छोटा कौन सा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये जो हमारा रेशियो आया है दिस इज ग्रेटर देन 1, तो सिंपल ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। कहने का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्जर होगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के। समझ में आया। अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो तो यहां से ये समझ लीजिए, F इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले से अगर हमको एक्सेलरेशन की कभी जरूरत पड़ जाए, रिलेशन किसमें चाहिए, एक्सेलरेशन और मास में, फोर्स तो सेम आ गया, फोर्स कैसा आया, यहां से लिखते हैं F बराबर एम ए। अगर हमारा फोर्स कैसा हो जाए, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है ना, दोनों में सेम है, तो क्या बोलेंगे, जो एक्सेलरेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देख लीजिए जहां पर कांस्टेंट लगाओगे तो यही बन जाएगा। तो ये चीज ट्रू है, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। मास कम किसका था, इलेक्ट्रॉन का, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आया, ज्यादा। तो यह क्या कहेंगे, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।